Good morning, students. लीना टाइम पे आती है ना, तो मेरा तो वैसे दिन बन जाता है। चलो भाई स्टार्ट करें फिर आज की क्लास, है ना। देखो लास्ट क्लास में देखो पहले एक बार है ना शॉर्ट रिकेप करेंगे। अपन ने क्या अपन पढ़ क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। इसको मैंने अपनी सहूलियत से थोड़ा कंफर्टेबल रहने के लिए, भाई अपने को अच्छे से याद हो जाए इस चीज के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ना अपन दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहले में तो कुछ ऑर्गन्स डिवाइड कर लेते हैं, जो ऑर्गन्स इसमें आएंगे, कुछ आएंगे इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो इसकी हेल्प करेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स। और पहला जो मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था अपन ने पढ़ लिया था, टेस्टिस था ना, ठीक है ना। टेस्टिस के बारे में अपन ने जान लिया था, ठीक है। आज जो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो टेस्टिस के आगे की है। कुछ डक्ट्स और पाई जाती है, कुछ डक्ट्स हमारे पास में पाई जाती है, कुछ के बारे में अपन ने इंफॉर्मेशन दे दी थी, जैसे रेटेड टेस्टिस मैंने बता दिया था तुम्हें, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर लिया था, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, दोनों तरफ का पूरा क्लीन बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है तो थंब भेज दो फटाफट जल्दी से, सबको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। ओके, आवाज कट रही है, साइन बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, हमने पहले ऑर्गन टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया। आज कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा जा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। मैंने तुम्हें नर्व सेल्स और उनके बारे में बताया था, ठीक है, कि अगर अपन एक सेमाइनल वेसिकल को या ट्यूब को काट के देखें तो उसके अंदर अपने को दो तरह के सेल्स दिखाई देंगे। वहां तक का अपन ने पढ़ लिया, तो उसके आगे पढ़ने वाले हैं एपिडायलिसिस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। जो इसका सेकंड ऑर्गन है मेरे पास में, दैट इज एपिडायलिसिस, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि इसके पास में डार्टोस मसल से मिलने हुए बैग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें अपन ने क्या नाम दिया था, सैक्रोटल सेल्स। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, वो आपके जो टेस्टिस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, जो टेस्टिस है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। सर्दी में जैसे टेम्परेचर अगर बाहर का ज्यादा है तो जो सैक्रोटम सेक है वो क्या हो जाते हैं, डार्टोस मसल्स क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बॉडी के पास लेके जाती है, एब्डोमेन कैविटी के पास ले जाती है टेस्टिस को, जिससे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक का मेंटेन किया जा सकता है। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या हो गया, सैक्रोटल सेक का क्या हो गया, टेम्परेचर मेंटेन क्या हो गया भाई। जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बहुत स्मूथली काम करता है, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है नेचर में कि अगर बॉडी में हीट ज्यादा है और एनवायरनमेंट में हीट ज्यादा है तो टेस्टिस बॉडी से क्या रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, एब्डोमेन कैविटी से क्या रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। डार्टोस मसल्स रहती है वो श्रिंक नहीं होती, कॉन्ट्रैक्टाइल पोजीशन में नहीं रहती। लेकिन सर्दी में जब क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी ठंडी हो जाती है तब इन्हें क्या कर लिया जाता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि बॉडी के एब्डोमेन कैविटी के पास चले जाते हैं, तो इनका टेम्परेचर क्या होता रहता है, मेंटेन होता रहता है। ये तो हुई इसकी बात। अब बात करते हैं एपिडायलिसिस की। किसकी, एपिडायलिसिस की। मैंने थोड़ा सा तो बताया भी था। देखो इसके पास में जो ये रेड वाली स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, इसको अपन ने नाम दिया है एपिडायलिसिस। ये कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल है, ये कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल है जो क्या करती है, टेस्टिस से, जो रेटेड टेस्टिस है ना, उनसे अपन ने क्या बनाया था, इसको बनाया तो उनको कैरी कर लेती है और अपने पास से आगे भेजती है किसको, वास डेफरेंस को। एपिडायलिसिस के बाद में अपने को पढ़ना है वास डेफरेंस, ठीक है ना, वास डेफरेंस, ठीक है। लेकिन इसके बीच में वास डेफरेंस से पहले जो अपना मेन जो ऑर्गन बन गया वो बन गया है एपिडायलिसिस। एपिडायलिसिस एक कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल है जो स्पर्म्स को क्या करवाती है, स्मूथली रन करवाती है। स्मूथली क्या करवाती है,
ट्रेवल करवाती है। मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और लगभग लंबाई इसकी बात करें, अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो लगभग 5 से 6 मीटर लंबी है। 5 से 6 मीटर, मतलब वही वाली बात है। बॉडी कैसी है, मैंने बताया ना, कोल्ड स्ट्रक्चर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काफी कम प्लेस में क्या करती है, कवर हो जाती है। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये काफी कम प्लेस में कवर हो जाती है। 5 से 6 मीटर बहुत लंबा होता है, 2 मंजिल की लगभग होगी के तो, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होती है, पूरी कॉन्ट्रैक्टाइल पोजीशन में रहती है, ठीक है। मस्कुलर लेयर है, इनर लाइन होती है, तो इसकी बॉडी, अगर अपन इसको डक को काट के देखें तो बाहर तो मसल्स नहीं है, अंदर की जो लेयर है वो एपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो काफी क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, इनर पार्ट रहता है ना वो काफी सॉफ्ट रहता है। एपिडायमिसिस को अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी देखें, इधर से लेकर के अगर वास डेफरेंस की तरफ में देखो, ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी। अपन इधर से पढ़ना चालू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टेस्टिस वाले से लेकर के जहां से लीड होती हुई किसको खुलती है, वास डेफरेंस को। तो इसके 3 हिस्से हैं बेटा, क्या है, 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है, मतलब इसके 3 पार्ट बना सकते हैं अपना। सबसे पहला पार्ट है वो है कैप्यूट, सबसे पहला नाम है क्या, कैप्यूट। कैप्यूट एपिडायमिसिस कह सकते हैं, एपिडायमिसिस बोलते हैं, कैप्यूट एपिडायमिसिस है ये, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एपिडायमिसिस, जो किससे जुड़ा रहता है, पीछे रेटिटेस्टिस वाले पार्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, रेटिटेस्टिस वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। आगे चल के ये लीड करता है किसको, कॉर्पस को, किसको, कॉर्पस को। जो इसका सेकंड पार्ट है उसका नाम हो गया हमारा क्या, कॉर्पस, ठीक है ना। वास डेफरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। पहला हिस्सा कौन सा है, देखो एपिडायमिसिस है, डक्ट है 5 से 6 मीटर की, लेकिन डिवाइडेड है, उसके 3 हिस्से बना दिए हमने। तो फर्स्ट हिस्सा है वो कैप्यूट वाला पार्ट है, वही इंटरनल स्ट्रक्चर सबकी सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर सबकी सेम है, ठीक है भाई। बाहर तो मसल्स होंगे, अंदर एपिथेलियम टिश्यूज से मिलके बने होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट को अपन ने नाम दिया है कैप्यूट, सेकंड पार्ट को नाम दिया है अपन ने कॉर्पस। और जो आगे चल के कॉर्पस है वो लीड करता है किसमें, ऊपर तो किससे जुड़ गया ये, कैप्यूट वाले पार्ट से। जो कॉर्पस है वो ऊपर तो जुड़ गया किससे, कैप्यूट वाले पार्ट से, और नीचे वाला पार्ट जो थर्ड वाला पार्ट रहता है जिसे कोडा कहते हैं। तीनों नाम सी से याद रखना आप, है ना। और सबके आगे एपिडायमिसिस लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में लिख रहे हैं तो इस तरीके से पूरा नाम लिखना है, ये नाम पूरे। So this is our first part, second part, third part. अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, तो अपन ने देखो यहां से जो टेस्टिस, रेटिटेस्टिस थे, उसके बाद की जो डक्ट है उसको नाम दिया है, ये है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड कैप्यूट पार्ट, ठीक है। दिस इज आवर मिडिल पार्ट विच इज कॉल्ड कॉर्पस पार्ट, और जो लास्ट में यहां से ये वास डेफरेंस है, मेरी वास डेफरेंस है, तो इसके पहले का पार्ट जो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोडा पार्ट, या लास्ट पार्ट कह सकते हैं। तो जो आपका कैप्यूट पार्ट है वो ऊपर रेटिटेस्टिस की तरफ जुड़ा हुआ है, लोअर पार्ट में कॉर्पस से जुड़ा हुआ है, कॉर्पस है वो कैप्यूट से जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ कोडा से, और कोडा है कॉर्पस से, और लास्ट में वास डेफरेंस को लीड करता है। तो जो स्पर्म है वो कुछ हिस्से यहां से होते हुए ट्रेवल करते हैं एपिडायमिसिस के 3 हिस्सों में होते हुए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, तो हम देखो फिर आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया है तो थंब भेज दो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं, टेस्टिस के जस्ट ये रेड वाली दिखाई है ना, ये वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चल के ये कोडा वाला पार्ट है ना, इसको लीड करता है, यानी कि जो ये रेड स्ट्रक्चर है वो ब्लैक वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, दैट इज वास डेफरेंस। उसे नाम दिया अपन ने क्या, वास डेफरेंस, ठीक है। तो वास डेफरेंस पढ़ते हैं अपन, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके नाम में एक बार दोबारा लिख देता हूं, कैप्यूट कोडा कॉर्पस, ठीक है ना। ये 3 नाम थे, कॉर्पस, कैप्यूट और कोडा, ठीक है। अब आगे चल के तीसरी डक्ट पे आ गए, पहला टेस्टिस, दूसरा एपिडायमिसिस, तीसरा वास डेफरेंस, ठीक है। तीसरे स्ट्रक्चर पे आ गया अपन, वास डेफरेंस।
ये ज्यादा बड़ी क्योंकि ये तो 5 से 6 मीटर लंबी थी, ज्यादा बड़ी है ही नहीं, 45 सेंटीमीटर लंबी है। आगे चल के इजैकुलेटरी डक्ट में लीड कर देती है, क्या करती है स्पम्स को यहां से लेकर आती है। लेकिन ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इनर सरफेस है वाज डिफरेंस की, वो दो तरह की टिश्यूज से, देखो ये वाली जो एपिडर्मिस थी ना, मैंने बताया था ना, कौन सी टिश्यूज से मिलकर बनी हुई थी, जो कनेक्टिव बाहर की थी वो तो मस्कुलर लेयर थी, अंदर की तरफ थे ना वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज थे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरह के होते हैं। लेकिन जो ये है वास डिफरेंस, वो इनर साइड में दो अलग अलग टाइप के सेल्स मिलकर बनी रहती है। कुछ सेल्स तो इसकी कॉलमनार होती है, कुछ होती है स्ट्रेटिफाइड। तो अगर ऐसी कोई सेल मिल जाए तो वो सूडो सेल्स में कन्वर्ट होती है, क्या होती है, सूडो टाइप की बोल देते हैं। तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है, सूडो टाइप की है। और ये इसके अंदर है ना कुछ डक्ट्स के अंदर है ना, इसके बीच में कुछ जो स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, वो एक लिक्विड सिक्रेशन करते रहते हैं। वास डिफरेंस है उसकी डक्ट के अंदर, देखो ये वास डिफरेंस यहां से दिख रही है अपनी, ठीक है, वास डिफरेंस है वो ये वाली डक्ट है, यहां से जा रही है, ठीक है, यहां तक आ गई है, ठीक है, इस जगह। तो ध्यान से देखना, इसको स्ट्रक्चर को मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं तुम्हें ना, ये यहां तक आई है, तो यहां तक ही टोटल 45 सेंटीमीटर की, लेकिन इसके अंदर की तरफ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं पूरे में, जो क्या करती रहती है, फ्लूइड सीक्रेट करती रहती है। जो इनर एटमॉस्फेयर है ना वो ऐसा बनाते हैं ताकि जो स्पर्मेटोजोआ है, आपके जो स्पर्म्स हैं, वो क्या कर सके, स्मूथली ट्रेवल कर सके। अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी होना चाहिए, रफ होगा, ड्राई होगा तो स्पर्म्स ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे, बीच में ही मर जाएंगे, बीच में ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उससे बचाने के लिए इस डक्ट का अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत स्मूथ कर देते हैं, बहुत सॉफ्ट रखा जाता है। उसके लिए इसकी स्पेसिफिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, जो लगातार एक फ्लूइड क्या करती रहती है, सीक्रेट करती रहती है। उसकी वजह से इसका इनर एटमॉस्फेयर है बहुत स्मूथ बना रहता है, ठीक है ना। आगे समझ में, अब ये चल के आगे चल के एक मोटे वाले भाग में घुसते हैं, जो आपकी जो ये वास डिफरेंस है, ये एक यहां पे इस जगह एक मोटे हिस्से में खुलती है। ये आपकी ग्लैंड आ गई है सेमाइनल वेसिकल, इसको डिटेल में बताऊंगा अभी क्या करती है ये ना, कहां पाई जाती है, क्या पोजीशन है, सब बता दूंगा मैं इसके बारे में। लेकिन अभी समझ लो ये एक कॉमन, ये एक अलग डक्ट से है, तो वो ये एक पतली सी क्या बनाएंगे अपन ने, अलग डक्ट बना देते हैं इसकी, और ये आकर के एक मोटे हिस्से में खुलती है। मोटे वाला कोई भी पार्ट होता है उसे अपन एम्प्यूला नाम दे देते हैं, तो इस हिस्से को नाम दे दिया मैंने एम्प्यूला। यहाँ पे क्या आके सिक्रेशंस होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके सिक्रेशंस इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके आगे की डक्ट है ना वो इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगी, इसके आगे की जो डक्ट है वो तो इजैकुलेटरी डक्ट कहलाती है। लेकिन इससे पहले का जो हिस्सा है वो कौन सी कहलाती है, हमारी वास डिफरेंस कहलाती है। याद रखना, स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है जो एटमॉस्फेयर को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। मोटा जो फूला हुआ पार्ट है आगे का, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। नाम क्या है, एम्प्यूला। आपकी बुक वगैरह में तो डायग्राम नहीं है इसके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोजीशंस पे कहां बता रखी है। तो इसका जो फूला हुआ पार्ट है, जहां पे क्या होती है, सेमाइनल वेसिकल्स के अपने सिक्रेशंस लाके डाल देती है, ठीक है। उस हिस्से को अपन ने क्या नाम दिया है। और इससे पहले आप एक चीज ये भी ध्यान रखना, यहां से जो स्पर्म चल रहे हैं अभी, यहां से यहां है, यहां है, ठीक है। अभी तक सिर्फ हम उन्हें या तो स्पर्मेटोजोआ कहते हैं ना आप, या स्पर्म्स कहते हैं ना, लेकिन कॉमनली जो वर्ड अपन यूज करते हैं दैट इज सीमन। क्या कहते हैं, सीमन। लेकिन अभी सीमन नहीं बना है, अभी सीमन नहीं बना है, ठीक है ना, अभी सीमन नहीं बना है। अभी क्या है, सिर्फ हमारे पास में स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्म से। बताओ यहां तक समझ में आ गया तो थंब भेज दो, वरना आगे चलते हो, और नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मंजीत एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर ले। और एक बात ये चीज ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा है ना, देखो ये तो एब्डोमेन कैविटी से बाहर का हिस्सा है, ठीक है, जो सैक्रोटल सेक्स थे, जो सैक्रोटल सेक थे, ठीक है ना, ये वाला सिर्फ जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। लेकिन ये सारा हिस्सा ना आपके एब्डोमेन की है, ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एब्डोमेन वाला पार्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर के पास की बात है ये सारी, ये पीछे वाला बनाया यूरिनरी ब्लैडर है, रेड वाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। अनुष्का, ये क्या नाम है, पूजा,
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसके बीच में जो सेल्स पाई जाती है, वास्ट डिफरेंस की जो डक्ट है, वास्ट डिफरेंस की जो ये डक्ट है अंदर की, ठीक है, इसके इनर सेल्स पे अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती है, अलग अलग तरीके की सेल्स पाई जाती है। कुछ तो होती हैं एपिथेलियल सेल्स और कुछ होती हैं कॉलमनार, कॉलम की जैसे, ठीक है। इसीलिए इन्हें सूडो सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो सेल्स भी कहते हैं। और यही इनके बीच में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। आ गया? ओके, तो देखो बेटा, यहां से यहां तक की स्ट्रक्चर को नाम दे दिया आपने इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम दिया है? इजैकुलेटरी डक्ट। इसको मैंने अलग से नहीं पढ़ाया, बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट आएगा वो आएगा अपना यूरेटर, ठीक है। देखो ये कॉमन पासेज है किसके लिए? यूरिन के लिए, ब्लैडर से लेकर के और गैलन पेनिस वाला आगे वाले पार्ट तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये कॉमन पासेज है किसके लिए? यूरिनरी ब्लैडर। देखो यूरिन यहां से लगता है तो यूरिन भी आ सकता है, और जो आगे इजैकुलेटरी डक्ट है, ये वाली जो पार्ट है इजैकुलेटरी डक्ट वाला पार्ट, वो भी इसी में आगे खुल जाता है। तो कॉमन पासेज है ये किसके लिए? यूरिन के लिए और सीमन के लिए, सीमन के लिए, ठीक है ना। अब स्पर्म ने, अब सीमन के लिए और इसके लिए यूरिन के लिए कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो इसे एक नाम और दे सकते हैं, यूरेट्रा के अलावा इसे यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। क्यों? ये क्या लेके जाती है? यूरिया का ट्रेवल करवाती है, ठीक है। एस्क्रेटरी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। एस्क्रेटरी सिस्टम में अपन पढ़ चुके हैं, ब्लैडर से आगे वाला हिस्सा यही होता है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? डक्ट्स वाला काम खत्म हो गया। मेरे जो ऑर्गन वाले थे ना, वो पार्ट ये इतना ही है, ठीक है। 4 पार्ट बताए मैंने। टेस्टिस बताए हैं जहां स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, सेकंड एपिडाइमिसिस बताए हैं जहां से ट्रेवल करके जाती है, जिसके 3 पार्ट थे, कॉर्पस एपिडाइमिसिस, कैप्यूट एपिडाइमिसिस, कॉर्डल एपिडाइमिसिस। फिर वास डिफरेंस बताइए जो लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी डक्ट है। लास्ट में मैंने बताया यूरेट्रा, और इसके बीच में चाहे तो अपन पढ़ सकते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट भी होती है। क्या होती है? इजैकुलेटरी। आप एग्जाम में एक साथ ही लिख के आ जाना, उसी में आ जाएगा ये, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट वास डिफरेंस को ही लीड करवाती है, ठीक है। तो अब अपन कह सकते हैं स्पर्म सबसे पहले यहां होते हैं, फिर एपिडाइमिसिस के 3 हिस्सों से होते हुए वास डिफरेंस पे पहुंचते हैं। वास डिफरेंस के बाद में वो किसमें? इजैकुलेटरी डक्ट, और देन लास्ट में यूरेट्रा से पहुंचते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो थंब भेज दो फटाफट, चलो। लेकिन मैंने बताया, देखो आप खुद सोचो, ठीक है। यहां से यूरिन आ रहा है, यहां से यूरिन आ रहा है, ठीक है, और यहीं से स्पर्म आ रहा है, यहीं से स्पर्म आ रहा है। अब स्पर्म बनते तो यहां पे है, यहां पे तो उन्हें नरिश करने के लिए सर्टोली सेल्स है, नॉर्मल सी बात है, अपन ने पढ़ा था, नर्व सेल्स पाई जाती है, वो उन्हें क्या देती रहती है? न्यूट्रिशन देती रहती है, खाना पीना देती रहती है। लिविंग सेल है स्पर्म्स को, अपन क्या कहते हैं? लिविंग सेल कहते हैं। तो लिविंग सेल को तो खाना पानी चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब चाहिए होती है, जिंदा रहने के लिए सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। जिंदा रहने के लिए एक तेरी कसम ही काफी नहीं है। तो उसके अलावा जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अभी तक तो सर्टोली सेल्स दे रही थी, लेकिन अब क्या करें? अब तो टेस्टिस से स्पर्म क्या हो गए? बाहर निकल आए हैं। टेस्टिस से क्या हो गए? स्पर्म्स बाहर आ गए, एपिडाइमिसिस में आ गए, एपिडाइमिसिस से वास डिफरेंस में आ गए, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में आ गए। तो उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा है एटमॉस्फेयर, एक तो जो कि यहाँ पे क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। ऐसे एटमॉस्फेयर में स्पर्म लिया तुरंत मर जाएंगे। एसिडिक नेचर में क्या होता है? जो स्पर्म्स की वाइबिलिटी है या मोटाई जो रहते हैं वो तुरंत क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो एक तो वैसे ही संकट, एक तो वैसे ही संकट, ऊपर से खाना पानी, ठीक है। भाई एक आदमी है जिसे दौड़ना है आगे चल के, और उसे आप 3-4 दिन भूखा रखो। तो एक आदमी है जिसे दौड़ना है और उसे आप 3-4 दिन तक भूखा रखो, तो ऐसी कंडीशन में बहुत मुश्किल नहीं होता है उसके लिए सारा काम करना। इससे बचाने के लिए नेचर ने कुछ साथ में, मैंने बताया था ना, अपन ने क्या किया, इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी पड़ेंगी, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी मैंने बनाई है। ये हेल्प करेंगी, इसकी क्या करेंगी? ये हेल्प करेंगी कि ये आगे तक, जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी ट्रेवल करेगा ना, उसे एटमॉस्फेयर तक इसे हेल्दी बना के रखें। स्पर्म्स की जिम्मेदारी है उनकी
तो वो जो काम करेंगे वो करेंगे हमारी एसेसरी ग्लैंड्स। तो एक बार ये हटा देते हैं, अब अपन आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स वाले हिस्से पे। तो मेरे पास में 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं। वैसे तो आपकी वास डेफरेंस ने भी एक काम किया था, अभी भी मैंने बताया, उसकी जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं वो क्या करती रहती है, स्पर्म्स की मोटेबिलिटी को बना के रखती हैं कि स्पर्म्स क्या करते रहे, लगातार ट्रेवल करते रहे। ठीक है ना, स्पर्म्स क्या करते रहे, लगातार ट्रेवल करते रहे। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, स्पर्म किसकी थी, अपने जो वास डेफरेंस के अंदर स्पेसिफिक सेल्स थी ना उनकी। लेकिन उसके बाद वास डेफरेंस तो आगे निकल जाएगी भाई, वास डेफरेंस तो रह गई, उसके बाद क्या करेंगे, एजाक्युलेटरी डक्ट में आने के बाद आप क्या करें। तो उससे बचाने के लिए मेरे पास 3 ग्लैंड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट ग्लैंड है मेरी प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी वाली, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ये नाम लिखा है और ये वाला हिस्सा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, पहली डक्ट है अपनी, कौन सी है, पहली डक्ट है, नाम है इसका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, देखो सीमन है ना, सीमन एक वर्ड अपन यूज करते हैं कॉमन, ठीक है ना, जैसे आर्टिफिशियली इंसिमिनेशन करवाते हैं ना, वहां सीमन वर्ड यूज किया जाता है कि सीमन लगाया गया है। ठीक है, जो ये होती है ना डोमेस्टिक एनिमल, गाय और भैंस के लिए आजकल क्या करते हैं, एक वेटनरी को आता है डॉक्टर, वो क्या करके जाता है, एक सिलेंडर रखता है, उसमें क्या रखते हैं, स्पम्स रखते हैं एक नाइट्रोजन वाले एटमॉस्फेयर पे, ताकि वो खराब ना हो, तो वो सीमन लगाते हैं। तो सीमन क्या होता है, कलेक्टिव फ्लूइड है। सीमन क्या है, एक कलेक्टिव फ्लूइड है जो टेस्टिस से स्पर्म गए हैं, वो साथ ही साथ में हमारे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। आल्दो कॉपर्स ग्लैंड का इतना रोल नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, जो इसको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो जो ये फ्लूइड इससे निकलते हैं, किससे, एक ये वाली ग्लैंड और एक ये वाली ग्लैंड, ये मिल करके स्पर्म्स के साथ क्या काउंट करवाती है, सीमन बनाती है। टोटल इनका जो सम होगा वो क्या होगा, सीमन होगा, जिसका स्पर्म है ना बहुत कम हिस्सा होते हैं, ज्यादातर पार्ट तो इन्हीं का फ्लूइड होते हैं, इन्हीं के क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। चलो बात करते हैं। तो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है, लगभग 20 से 30% पार्ट है ना सीमन का। सीमन समझ में आ गया सबको, सीमन क्या होता है समझ में आ गया, लिख सकते हैं यहाँ पे, सीमन है ना अपना, वो किसका सम है, स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल के सीक्रेशंस प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशंस, ये 3 चीज मिलकर के ये सीमन बनाती हैं, ये सीमन बनाती हैं। ठीक है ना, इसका भी 20 से 30% पार्ट, स्पर्म छोड़ रहा हूं मैं, सेमाइनल जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, वो लगभग 20 से 30% पार्ट इसमें क्या करती है, अपना पार्टिसिपेट करती है। टोटल का 20 से 30%, काफी बड़ा हिस्सा हो गया, 20 से 30%। स्पर्म मैंने बताया ना, स्पर्म बहुत कम काउंट के होते हैं, लगभग 60% पार्ट है ना अपना, ये देखिए सेमाइनल वेसिकल लेवल, 10% पार्ट इसमें होते हैं, मतलब बहुत कम रोल है इसका, बहुत कम रोल है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड काम क्या करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक व्हाइट कलर का फ्लूइड सीक्रेट करती है। कैसा कलर है, व्हाइट कलर का फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिसमें नरिशमेंट के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें नरिशमेंट के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फॉस्फेट एटम्स हो सकते हैं, उसमें लाइसोजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या होता है, इसमें सिट्रेट होते हैं, फाइब्रोनोलाइसिन होती है, स्पर्मीन होती है, कई काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कई काम करते हैं। एक तो ना स्पर्म्स को कॉन्जुगेट नहीं होने देते, इकट्ठा नहीं होने देते, उसकी लिक्विड फॉर्म बना के रखते हैं। स्पर्मेटोजोआ है ना, उनकी मोटिलिटी रहे, वो जिंदा रहे, मोबाइल रहे, ट्रेवल करके आराम से स्मूथली रहे, उसके लिए उनका इकट्ठा नहीं होना चाहिए, स्प्रेड रहनी चाहिए, अलग अलग बिखरे हुए रहने चाहिए, ताकि क्या कर सके, स्मूथ रन कर सके। भाई कंपटीशन होने वाला है आगे चलके, अपन ने वो देखी ना 3 इडियट्स, स्टार्टिंग में दिखा देते हैं कि एक आदमी पैदा होने के लिए इतने मिलियन स्पर्म्स से क्या करना होता है, रेस करनी होती है। तो वो रेस अगर सोचो एक बाड़े के अंदर बंद करके करवाई जाए तो थोड़ी ना होगी, उन्हें क्या करना होता है, न्यूक्लियरली रन करना होता है। उसके लिए उनका कॉन्जुगेशन ना हो, जम ना जाए, वो रोकना होता है। उसके लिए जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो सीक्रेट करती है, वो कौन सी ग्लैंड करती है, अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। ठीक है ना, ये अश्योर करती है कि जो स्पर्म्स हैं वो एक जगह इकट्ठा ना हो। साथ ही साथ क्या करती है, अल्कलाइन नेचर है इसका। कैसा नेचर है, अल्कलाइन नेचर है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल का तो है ही नहीं, इस पास को करेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो वेजाइनल पार्ट है, उसके अंदर जो एसिडिक एटमॉस्फेयर बनने वाला है, उसे भी न्यूट्रलाइज करना है। तो नेचर ने बहुत सब कुछ स्पेसिफिक बना के दिया है, नेचर ने क्या करके दिया है, सब कुछ स्पेसिफाई करके दिया है। रिप्रोडक्शन जो है ना, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखो राम भरोसे वाली बात होती है।
फीमेल ने अपने एग पानी में दे दिए, मेल ने अपने स्पर्म पानी में दे दिए। अगर क्या नाम से मैटिंग होती है तो ठीक, नहीं होती है तो ठीक, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पे भी नेचर ने एक एश्योरिटी करके दी, ह्यूमन के स्पर्म से 10 गुना ज्यादा स्पर्म्स क्या किए जाते हैं वहां पे, ले किए जाते हैं, और इतने ही एग ले किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अपने को एश्योरिटी चाहिए, क्योंकि स्पर्म ही तो मिलियंस में है, एक तो एक ही एश्योर करना पड़ेगा उस एक को, कहीं एटलीस्ट एक ना एक स्पर्म जाके क्या कर दे, मेट कर ले उससे, ठीक है ना, फ्यूजन हो वहां पे। उस चीज को हेल्थी बनाए रखने के लिए, उस चीज की एश्योरिटी के लिए, उस चीज को सिक्योर करने के लिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैक्सिमम एफर्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अपने जो सिक्रेशंस करती है वो क्या करती है, एक तो काम इसका क्या हो गया, स्पर्म्स के जो मोबाइल नेचर है उसको बना के रखना है, ताकि अगर कॉन्जुगेशन हो गया तो खत्म काम, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, इकट्ठे होकर पड़े रहेंगे, ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम तो क्या हो गया, उनका जो कॉन्जुगेशन है उसे रोकना है। इसके लिए इसमें क्या पाई जाती है, स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है, स्पर्मेन है, फाइब्रिन है, ठीक है ना, वो क्या करती है, सिक्योर करती है कि इनकी इकट्ठा ना हो एक जगह। दूसरी चीज एल्कलाइन नेचर है इसका। एल्कलाइन नेचर होने का फायदा क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वेजाइना वाला जो पार्ट है, वहां जाकर के उसके जो एसिडिक नेचर है, यूरिनल पाथवे है, नॉर्मल सी बात है, एसिडिक होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यूरिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं एसिड होता ही होता है भाई, जो वेस्ट भरेगा नॉर्मल सी बात है, एसिडिक नेचर होगा, जिसकी वजह से वहां पे जाते स्पर्म ना मर जाए, स्पर्म मर ना जाए, तो उससे पहले उसको क्या करना होता है, अपने को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सीक्रेशन है वो ये दो काम करते हैं, एक तो फीमेल ऑर्गन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, साथ ही साथ आपकी स्पर्म की प्रोटेक्शन करते हैं। यहां तक समझ में आ गए, और मुझे दिखा दो, मैं थंब भेज दो मुझे फटाफट, मैं जब तक से दूसरी पढ़ाता हूं। यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आगे चले, फटाफट दिखाओ मुझे अपने। मंजीत को आवाज आ रही है, मंजीत आवाज आ रही है बेटा? आज अपने साथ नेहा नहीं है क्या? कीर्ति, ओके, पायल, दो को ही आया क्या, बाकी कहां गए? मोहित, अंबिका जी को भी आ गया। लीना का है, लीना, सिमरन, वेरी गुड। आज अनिल नहीं आएगा क्लास में? अनिल नहीं है, अनिल है, हिमांशी है, और वो का है निशा। चलो ठीक है, फिर आगे चले, कोई बात नहीं। सेमाइनल वेसिकल है, मैंने पहले ही बता दिया था, लगभग 60% पार्ट कवर करेगा किसका, सीमन का। 30% तो इसका ये हो गया, और बचा हुआ 60% ये हो गया, बाकी 10% में आप स्पर्मेटोजोआ और अपना जो गोपर्स ग्लैंड है, नीरेट पढ़ाऊंगा इसके बाद वो है। तो देखो ये सेमाइनल वेसिकल है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे की तरफ होती है। और याद रखना, देखो ये वाली जो ग्लैंड थी ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 4 लॉब्स में पाई जाती है, 4 टुकड़े मिलकर के इसको बनाते हैं। जबकि जो ये ना सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है, जो मेरी दूसरी ग्लैंड है, ये पेयर में होती है, वन पेयर है, वन पेयर है, यानी कि कितनी है टोटल, 2 ग्लैंड है जो डक्ट से जुड़ती है। कैसे जुड़ती है मैंने बताया था आपको, देखो वास देखने से घूम करके आ गई थी, इसके पीछे की तरफ एक पतली सी, ये वाला हिस्सा मैंने नाम दिया था, मोटा हो जाता है, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, एम्प्यूला, नाम दिया कैसे, एम्प्यूला, ठीक है। अब इसके पास में यहां से देखो पतली सी डक्ट निकलती है, पतली सी डक्ट निकलती है, और फिर पीछे जाकर के क्या बनती है, अपनी सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये ग्लैंड बन गई, 2 पेयर है। ये क्या करती है, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के टाइम, यानी कि जब स्पर्म्स क्या होते हैं, बाहर निकालने होते हैं, मेटिंग के टाइम, इजैकुलेशन के टाइम, इजैकुलेशन किसको बोला गया है, मेटिंग के टाइम, जब यहां से स्पर्म निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जाते हैं, उस पीरियड को बोल दिया अपन ने इजैकुलेशन के टाइम, ठीक है। इजैकुलेशन के टाइम ये क्या कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्क्वीज कर लेती है, ठीक है, स्क्वीज हो जाती है, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वीज करेंगे, यहां से स्पर्म निकल करके, यहां से इधर से तो स्पर्म आ रहे हैं आपके, इधर से तो क्या आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं,
ठीक है, यहां से क्या करेंगे, उसी टाइम अपने आप को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, दोनों की दोनों एक साथ, दोनों की दोनों एक साथ करेंगी और अपने फ्लूइड इसमें डाल देंगे। ये स्पंज के साथ मिल जाएंगे, स्पंज के साथ मिल जाएंगे। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है भाई, वहां वाला तो देखो समझ में आ गई। हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी भाई साहब बहुत काम कर रही थी, 20 से 30% हिस्सा हुआ तो क्या हुआ, काम बड़े मेहनत करके। एक तो स्पंज की लाइफ बचाई उसने, पहली चीज। दूसरी चीज उसने स्पंज की क्या की, उसको जो मोटाइल नेचर था वो बना के रखा, साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा क्या फायदा, दूसरी चीज में यहाँ पे मैं, यहाँ मेरा क्या फ्रूट निकलेगा, यहाँ मेरा क्या फ्रूट निकलेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम करना है। जो सेमाइनल वेसिकल है ना, उसको अगर अपन डिटेल में पढ़े ना, अपन उसको केमिकल नेचर देखें तो उसमें बेटा न्यूट्रिएंटिव मटेरियल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंटिव मटेरियल पाया जाता है। देखो अपन ने साइकिल रेस देखी, तुमने साइकिल वाले साइकिल चलाते रहते हैं ना, बीच में ना उनको रस्तों में ना वो ग्लूकोज के डब्बे लेके खड़े रहते हैं बच्चे, फिर वो चलते चलते पी लेते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, फिर चलाते हैं। जो लंबी रेस होती है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वाली ऐसी, ठीक है ना। ऐसा ही यहाँ पे स्पर्म यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे, रास्ते में इनको जो एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, उसका काम करके देगी आपकी कौन सी, सेमाइनल वेसिकल। क्योंकि इसमें है ना न्यूट्रिएंटिव मटेरियल भरे रहते हैं, लाइक फ्रैक्टोज है अपना, और कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे सेमाइनोग्लिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है ना। तो ये कुछ एनर्जी प्रोवाइडर सब्सटेंस इसके पास होते हैं इस फ्लूइड में, जिसे अपन सीमन नाम दे रहे हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, जो साथ में स्पंज के क्या साथ होता है, निकलता है और कहां पहुंचता है, इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है। याद रखिएगा सीमन का 60% पार्ट है, और एक छोटा सा काम ये भी करके देता है, सिर्फ स्पर्म की नहीं सोचता, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी सोच रहा है। ये भी हेल्प करेगा किसमें, न्यूट्रलाइजेशन में। भाई मैक्सिमम हिस्सा तो यही है, ये तो 30% पार्ट है, 60% तो यही है। तो ये भी जाकर के क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब क्या कर देगा, वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसे क्या कर देगा, बिल्कुल न्यूट्रल बना देगा। जो एसिडिक एटमॉस्फेयर था उसे बिल्कुल क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है, बताओ आगे थर्ड स्लाइड पढ़ाओ फिर। समझ में आ गया सबको, थंबनेल तो फटाफट जिस जिसको आ गया, नहीं आया तो पूछ लो। वैसे तो मेरे बच्चे ने इतने होशियार हैं, सब आता है इनको उतारने का, कभी लिखने का नहीं सोचते। इस बात की मुझे खुशी भी होती है, ऐसा नहीं है कि दुख है इस बात का। मेरी क्लास में बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, कभी स्क्रीनशॉट लिया हो कि ये वाले डायग्राम हमारी बुक में तो है ही नहीं, या सर ने ऐसे लिख दिया इतना इतना पार्ट तो वो काम में आएगा। सारे एक से एक इंटेलिजेंट है, सब के सब एक्स वाई जेड जितनी है। आप क्या कह रही थे, जब तक कहो नहीं कुछ करते नहीं, खुशी होती है इस चीज को देख कर। चलो भाई आगे चले। दिस इज द लास्ट ग्लैंड नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, आल्सो नोन एज बिब्लियोथेरियल ग्लैंड भी कहते हैं इसे ना। कभी नाम पढ़ लो, बोलो सर आपने तो कॉपर्स पढ़ा था, कहीं तो बिब्लियोथेरियल भी लिखा होता। ठीक है ना। जो यूरेट्रा वाला पासेज है, इजैकुलेटरी डक्ट के पास पाई जाती है, यहाँ की स्ट्रक्चर है अपनी, ये भी पेयर में है, ये भी वन पेयर होगी। ठीक है, वन पेयर में है। ये क्या करती है, मेटिंग के टाइम क्या कर देती है, इनसे इजैकुलेशन से पहले ही अपने सिक्रेशंस चालू कर देती है। ये क्या करती है, एक लिक्विड फ्लूइड सीक्रेट करती है। ठीक है, लुब्रिकेंट होता है, जो लुब्रिकेंट मतलब थोड़ा सा चिकना, थोड़ा सा क्या होता है, चिकना होता है। साथ में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। मैंने बताया ना, ये यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, एसिडिक था ना, उसको ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है पहले से, स्पंज के आने से पहले। कौन हेल्प करता है, आपकी कॉपर्स ग्लैंड हेल्प करती है, फ्लूइड सीक्रेट करती है। न्यूट्रिशन नहीं काम करता, न्यूट्रिशन देने में काम नहीं करता, लेकिन हाँ ये क्या करता है, एसिडिक एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, बेसिक न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि स्पंज क्या कर सके, स्मूथली ट्रेवल कर सके। न केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी एटमॉस्फेयर ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, उससे हेल्प मिलती है स्पंज को ट्रेवलिंग में। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया।
तो ये ग्लैंड्स तो सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। 5 इससे पढ़ा चुका हूं, तो मैं 3 तो ग्लैंड पढ़ा दी मैंने, ठीक है ना। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एसेसरी का डबल सी आते हैं, ये लो एसेसरी। क्या हो गया? हाँ, थर्ड वाले ग्लैंड दोबारा समझा रहे हैं। कॉपर्स ग्लैंड है, स्पेसिफिक फंक्शन सिर्फ एक है, एक तरह का सिक्रेशन करती है। क्या करती है? लिक्विड सिक्रेट करती है, फ्लूइड सिक्रेट कर देती है, जो क्या करता है अपना जो ये यूरेट्रा वाला जो पासेज है ना, इसको स्मूथ बना देती है। यहाँ पे क्या होती है, देखो जो ये था ना अपना ब्लड, उससे यूरिन भी इसी से आता है। तो यूरिक एसिड अगर निकल रहा है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर यहाँ का कैसा होगा? एसिडिक होगा। स्पंज इसमें क्या हो जाएंगे, पहले से मर जाएंगे। तो मेटिंग के टाइम पहले ही क्या कर देती है, जो आपकी जो कॉपर्स ग्लैंड है, बिब्लियोथेरियल ग्लैंड है, ये क्या करती है, एक लिक्विड सिक्रेट कर देती है, जो इसका एटमॉस्फेयर कैसे बना देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। साथ के साथ फीमेल के पासेस को भी क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। चलो अब ये यहां तक का काम खत्म हो गया, इसे मैं हटा रहा हूं ना इतना सा। अब पढ़ेंगे अपन लास्ट ऑर्गन। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, टेस्टिस पढ़े, एपिडाइमेसिस पढ़ी, वास डेफरेंस पढ़ी, फिर कौन सी डक्ट आई थी, एजाकुलेटरी डक्ट आई, फिर अपन ने ग्लैंड्स पढ़ी है, 5 हो गए। छठा लास्ट ऑर्गन है मेरा पेनिस। क्या है? पेनिस। इरेक्टाइल मस्कुलर टिश्यूज से बनके बना हुआ, मतलब समझना, इरेक्टाइल मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। ये ऐसे स्पेसिफिक टिश्यूज है, अगर इन टिश्यूज के अंदर देखो, इसके अगर इसको अपन डायसेक्ट करके देखें तो इसके दोनों तरफ है ना स्पेसिफिक टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे अपन ने इसको अगर ऐसे डायसेक्ट करके देखें तो ये तो हो गया आपका यूरेट्रा वाला पार्ट, ठीक है, ये यूरेट्रा पास है। यहां पे स्पेसिफिक टिश्यूज पाए जाते हैं जिनका नाम अपना है, देखो जो दोनों तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले जो है उन्हें नाम दिया है कॉर्पस कार्नोसा, और जो वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड बोलते हैं अपन, ठीक है। बट मैंने बताया क्लास में बहुत बार, जो अपना बैक वाला हिस्सा होता है दैट इज डोर्सल साइड, ठीक है, और आगे वाला वेंट्रल साइड। तो इसकी डोर्सल साइड ये है, डोर्सल साइड ये है, वेंट्रल साइड ये है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं दो स्पेसिफिक तरीके की सेल्स, या जो साइनस बोलते हैं जिनको। तो नीचे वाले को तो बोलेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसियम, और ऊपर वाले को बोलेंगे कॉर्पस कॉर्पोरा कार्वेनोसा, ठीक है ना। ये क्या करती है, एपेक्स, और जो इसका ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला जो एपेक्स वाला पार्ट है, थोड़ा अदर पार्ट से क्या होता है, फुला हुआ होता है, इसे गैलर पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलर पेनिस, या गैलन कह सकते हैं, इसे सिर्फ नाम पूरा इसको वैसे गैलन पेनिस बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक स्किन की फोल्ड पाई जाती है, इसके चारों तरफ क्या होती है, स्किन की फोल्ड पाई जाती है, ठीक है, जिसे फॉर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर स्किन, या प्रीप्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। इन टिश्यूज की फायदा ये है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनके अंदर जैसे ही ब्लड की फीलिंग होती है, ऊपर की तरफ से ना 2 नर्व ब्लड लेकर के आती है, ठीक है ना। तो टिश्यूज में क्या हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है, टिश्यूज में क्या हो जाता है, ब्लड फिल हो जाती है, तो इसकी सेल्स होती है वो फूल जाती है। ऐसी कंडीशन में है ना, पेनिस की पोजीशन इरेक्टाइल कंडीशन हो जाती है, स्टैंडिंग पोजीशन बोल सकते हैं, इरेक्टाइल पोजीशन बोल सकते हैं। इस पेनिस की साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही मेटिंग कंप्लीट होती है, ये सेल्स क्या होती है, वापस न्यूट्रलाइज होती है, मतलब बैक हो जाता है, वापस ब्लड क्या हो जाता है, बैक फ्लो चला जाता है, वापस बैक फ्लो हो जाता है, पेनिस की साइज डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। याद रखना, इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। और कॉपुलरी ऑर्गन है, मतलब जो कॉपुलेशन यानी कि मैटिंग, कॉपुलेशन बोल दो, मैटिंग बोल दो, वो वाला ऑर्गन। तो प्राइमरी ऑर्गन के साथ में ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। बस इतना सा काम है इसका। क्या करवाना है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यहाँ के जो स्पर्म्स आए थे उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, ठीक है। यूरिनरी उसमें भी काम में आता है, लेकिन यहां तक इसका काम है। आगे समझ में तो बताओ, वरना चले फिर आगे। हाँ लेना जी, आगे समझ में सबको? मंजीत,
नेहा निशा चलो तुम तो लीव कर दो फिर क्लास को, है ना? आज यहीं तक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे अपन। यूरेटर वाला पार्ट अरे बहुत इजी था। कहाँ ले गई थी बीच में, कहाँ चली गई थी नीना बेटा, सही से बताना। यूनिवर्स वाले तो लीव कर दो भाई क्लास को। देखो कहाँ गई, वो हटा दिया पूरा। यूरेटर वाला पार्ट है ना ये इतना सा, लगभग कितने सेंटीमीटर लंबा है अपना, 20 सेंटीमीटर लंबा था। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना? इसके अंदर बस 20 सेंटीमीटर लंबा, इतना ही बताया था मैंने कि 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है स्पर्म्स को, कहां से कहां तक, इजैकुलेटरी ड्रग्स से लेकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, ठीक है ना? बस इतनी सी स्ट्रक्चर बताई थी इसके बारे में, कोई खास चीज नहीं बताई। लेकिन यूरेटर किडनी का पार्ट है। हाँ लेकिन है ना, इट्स अ कॉमन पार्ट, इट्स अ कॉमन, यूरेथ्रा है ये, यूरेटर नहीं है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा। हाँ वही तो, यूरेटर नहीं है वो, यूरेथ्रा है। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है लीना जी? चलो गुड बाय।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जेड। जेड क्या था? जेड था आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसे लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया था। जो एफसीसी के लिए वैल्यू आई थी 4, पीसीसी जो है उसके लिए वैल्यू आई थी कितनी अपने पास में 2, और पीसीसी के लिए वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 1। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी। हेडिंग बना दीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी। जब एक सॉलिड क्रिस्टल बनाने के लिए पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो नियरेस्ट डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक किए जाते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम से कम रहे। तो बच्चों एक पूरे स्फीयर, एक पूरे जो आपका क्रिस्टल है, एक पूरा जो क्रिस्टल है, उस पूरे क्रिस्टल के अंदर जितना भी वॉल्यूम है, जितनी भी जगह है, उसमें कितना वॉल्यूम आपके स्फीयर्स, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। कि भाई जैसे आप पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोजली रखोगे पर फिर भी पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप रह जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्रिस्टल का पूरा वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल से भर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ क्या रह रहे हैं, कुछ खाली जगह भी रह रही है। तो किस क्रिस्टल की कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, ये हम लोग आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वैसे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। पर क्योंकि एफसीसी के अंदर स्फीयर्स का नंबर 4 है, बीसीसी में 2 है और पीसीसी में 1 है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ स्फीयर जो है उसके अकॉर्डिंग भी तो करेंगे। भाई एक स्फीयर के वॉल्यूम से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं। इस वजह से पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में जेड। जेड क्या था? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल है और एक क्यूब का वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो ये बन जाएगा ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखिएगा डेफिनेशन पैकिंग एफिशिएंसी। The fraction of the total space, the fraction of the fraction of the total space, the total space of a crystal occupied by the constituent particles, the constituent particles is called packing efficiency of the crystal, is called packing efficiency of the crystal, of the crystal। तो बच्चों अलग अलग क्रिस्टल्स में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आप लोगों का जो डायग्राम है वो पूरी कहानी बयां करना चाहिए। अगर तुम्हारा डायग्राम करेक्ट नहीं हुआ तो फिर तुम पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव कर भी दो तो भी सही नहीं माना जाएगा। देखो ये तीनों के लिए मैंने डेरिवेशन किया है, तीनों में एक लाइन लिखी हुई है फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम एंड फ्रॉम डायग्राम, मतलब आपके डायग्राम से ही ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो बच्चों अगर मैं एफसीसी की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है पार्टिकल जो है वो कॉर्नर्स पे होंगे और इसके अलावा पार्टिकल जो है
हर फेस के सेंटर पर होगा। ठीक है, यहां मैंने सामने वाली फेस ली, एक पार्टिकल तो इस फेस के यहाँ सेंटर पे है, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे रखा और एक पार्टिकल जस्ट इसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे मैंने यहाँ रख दिया। तो ऐसा करने से एक ट्राइंगल बन गया। आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर एंगल जो सी है वो कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दी जाए तो अपने पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों ये जो बी सी है ये एज लेंथ है, जो ए सी है वो भी क्या है, एज लेंथ है। तो हमने ए सी और बी सी की जगह ए पुट कर दिया, तो ये अपने पास में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और ए बी इक्वल टू यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा आपका ए, तो ए बी इक्वल टू रूट 2a। अब बच्चों अगर डायग्राम तुम्हारा एकदम करेक्ट है, करेक्ट का मतलब ये सारे जो आपके स्फेयर्स हैं इनका रेडियस सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इन सारे स्फीयर्स के रेडियस को स्मॉल आर मान लेता हूं, तो जरा डायग्राम में देख के बताओ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ए बी इक्वल टू 4r। डायग्राम में देख करके बताओ क्या तुमको डायग्राम से क्लियर हो पा रहा है कि ए बी जो है वो 4r के इक्वल है। अगर हर स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है तो क्या आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि ए बी इक्वल टू 4r आएगा। तो ये जो डायग्राम है तुम्हारा सही बनना चाहिए, एग्जामिनर को डायग्राम से ही दिखना। अभिषेक का डायग्राम इज नॉट क्लियर। हाँ भाई, और कोई ऐसा? बाकी तो यस सर कह रहे हैं अभिषेक भाई। डायग्राम इज नॉट क्लियर कैसे? यहाँ तो स्पीड सही है मेरे पास इंटरनेट की और मुझे भी मेरी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हर स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है तो ए बी इक्वल टू 4r, तो मैं यहाँ ए बी की जगह पुट कर दूंगा 4r। अब आपको ये रिलेशन भी ध्यान रखना है, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है कि बोल देता है कि एफसीसी है जिसकी एज लेंथ आपको बता देगा और पूछ लेगा रेडियस क्या है, या आपसे रेडियस दे देगा और पूछ लेगा एज लेंथ क्या है। यहां से रिलेशन आया ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2, ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। अब आप पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट करें तो जेड की वैल्यू लग देंगे आप 4, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका ए क्यूब था। अब मैंने ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, 4r अपॉन रूट 2, तो इस पूरे का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। तुम्हें इसे सॉल्व करना है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख दिया है 74%। समझ में आ गया? तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव कर लो। डायग्राम ध्यान रहे तुम्हारा बढ़िया बनना चाहिए कि वो साफ साफ चिल्ला करके कहे तुम्हारा खुद डायग्राम कि ए बी इक्वल टू 4r आ रहा है। बनाओ डायग्राम, बनाओ पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन बनाओ। डायग्राम कंपास वंपास इनका इस्तेमाल करते हुए बढ़िया बनना चाहिए एकदम।
तो भाई मेरे पास में एक कमेंट आ गया है, बाकी और बच्चे भी करें, बनाए, जल्दी बनाए, पर ध्यान रहे डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बच्चों बीसीसी के डायग्राम में मैंने जो 3 स्फीयर्स लिए हैं, देखो वो कौन कौन से हैं। एक स्फीयर तो पूरा जो बॉडी के सेंटर में है मैंने वो लिया है। एक स्फीयर सामने वाली पीछ, सामने जो फेस है उसके कॉर्नर वाला लिया है, ये नीचे वाला। और ये जो तीसरा है ये सामने वाली फेस पर नहीं है, ये पीछे वाली फेस पर ऊपर की तरफ राइट साइड में जो कॉर्नर है यहां पर रखा हुआ है। तो देखो तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, एक पीछे है, फिर एक यहां और फिर एक यहां है, ताकि ये डायगोनल बन जाए एडी। देखो क्या डायग्राम से तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि मैंने ये 3 कौन कौन से स्फीयर लिए हैं। दो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहे होंगे, एक तो होगा तुम्हारा ट्राइंगल ACD और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC। पहले तुम ये बताओ डायग्राम से तुम पता कर पा रहे हो ये कौन से स्फीयर्स मैंने लिए हैं और कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। एक है ट्राइंगल तुम्हारा कौन सा ACD और एक है तुम्हारा ट्राइंगल ABC। इस बीसीसी के डायग्राम में एक स्फीयर तो बॉडी के सेंटर में है, बीच में है, एक स्फीयर मैंने सामने वाली फेस का लिया और एक स्फीयर जो है वो मैंने पीछे वाली फेस का लिया है। तो ऐसा करने से अगर मैं सबसे पहले ट्राइंगल ACD को पकड़ता हूं तो उसमें एंगल C जो है वो बच्चों आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। ये वाला एंगल जो है एंगल C पर 90 डिग्री दिखाई देगा। तो पाइथागोरस लगा दी जाए तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि जो BC है वो एक्चुअल में एज लेंथ है A, तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब बच्चों हम लोगों के पास समस्या ये आ गई कि बस हम लोग अब यहीं पर रुक गए, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पा रहे। वैसे डायग्राम से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि AD इक्वल टू 4R है। AD जो है वो किसकी इक्वल है 4R के। समस्या है AC को कैसे एज लेंथ के फॉर्म में लिखा जाए, तो इस वजह से हमें एक और ट्राइंगल लेना पड़ा और वो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री का है। तो इसमें अगर पाइथागोरस लगा दी जाए तो AC स्क्वायर इसके इक्वल आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और डायग्राम तुम्हारा साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि AB जो है वो एज लेंथ है और BC जो है वो भी क्या है एज लेंथ है। तो यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2A स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 जहां AC स्क्वायर था, इस AC स्क्वायर की जगह तुम वैल्यू क्या पुट कर दो 2A स्क्वायर। तो ये आपके पास में A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा या AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। और AD अब किसकी इक्वल आ जाएगा √3AK। अब आपका डायग्राम चिल्ला चिल्ला करके कहना चाहिए कि AD जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है 4R के इक्वल आ रहा है। तो AD की जगह 4R रख दो और लास्ट में A इक्वल टू आ जाएगा 4R अपॉन √3। अब पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्मूला में पुट कर दो, Z की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब अपॉन A की वैल्यू क्या रखोगे 4R अपॉन √3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं इसे सॉल्व करना है, मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व करके वैल्यू जो है वो डाल दी है और वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 68%। कीर्ति का कहना है वीडियो इज नॉट क्लियर। कीर्ति बेटा कभी कभी यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग अगर फ्रंट में आ जाए बोर्ड के सामने तो थोड़ा सा कैमरा जो है वो ऑटो फोकस लेता है, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वीडियो ब्लर हो जाता है, पर जैसे ही मैं हट जाऊंगा उसके बाद में
ये जो है क्लियर हो जाना चाहिए। अभी देखो शायद अभी वीडियो क्लियर हो गया होगा। है ना, अभी क्लियर हो गया ना? ठीक है, डायग्राम बना लो। डेरिवेशन डायग्राम अच्छे से बनाओ। डायग्राम में क्लियर कट तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि एडी जो है वो 4 आर के इक्वल आ रहा है। सारे तीनों स्फीयर्स का रेडियस सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। डायग्राम बना लो अच्छे से और इसका डेरिवेशन बना लीजिए।
तो मेरे पास में कुछ कमेंट्स आए हैं, तो शायद आप लोगों ने सभी ने डायग्राम और डेरिवेशन जो है कर लिया होगा। ध्यान रखना, तुम्हें डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लिखनी है, तुम्हें इसको सॉल्व करके दिखाना है, उसके बाद में परसेंटेज निकाल के लिखनी है। हाँ जी। अब बच्चों तीसरा जो है अपने पास में वो है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल पीसीसी। और शायद मुझे इसे समझाने की जरूरत ही ना पड़े, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है कि जो एज लेंथ है, ए जो है वो किसके इक्वल है, वो सीधा सीधा 2r के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो आप पैकिंग एफिशिएंसी में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और कैलकुलेशन आपको करनी है, और उसके बाद में पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालनी है 52.4%। पीसीसी को बना लो। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, और ये तो काफी इजी है आप लोगों के लिए, तो मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों इसको, और हम लोग नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है डेंसिटी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब भाई जो मास है वो किसकी वजह से होगा, पार्टिकल्स की वजह से, स्फीयर्स की वजह से होगा। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाना चाहिए Z टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ पार्टिकल। ये मास है मोलर मास। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो पर का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय। मोल, मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। और वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल क्या हो जाएगा तुम्हारा, AQ। तो आपकी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला वैसे तो क्या है, मास ऑफ द स्फीयर्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यू। अब यहाँ पर जो मास ऑफ स्फीयर्स है, एक स्फीयर का जितना भी मास हो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्फीयर से, जो कि क्या होता है Z। और क्योंकि मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, तो पर मोल के लिए आपको नीचे क्या रखना पड़ेगा, एवोगैड्रोस नंबर Na। एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करके बताओ भाई कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बताओ। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो। यहाँ एज लेंथ जो है वो काम में आ रही है तुम्हारे, एज लेंथ आपको जरूरी नहीं है मीटर में दी जाए, इस वजह से मैंने कुछ यूनिट्स जो है वो आपके लिए लिख दी है, जैसे 1 FM = 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर जो है 10 की पावर -12 या 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 1 NM नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। फिर 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर या 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। और लास्ट 1 mm 10 की पावर -3 मीटर या 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के काम में आएंगी क्वेश्चंस को करने के लिए। क्वेश्चन लिखो। An element with molar mass, an element with molar mass 2.7 into 10 raised to the power -2, 2.7 into 10 raised to the power -2 kg per mole, किलोग्राम पर मोल, kg per mole, forms a cubic unit cell, forms a cubic unit cell, cubic unit cell with age length 405 picometer, 405 pm, picometer, full stop. If the density is 2.7 into 10 raised to the power 3, 2.7 into 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कॉमा what is the nature of the cubic unit cell, what is the nature of the cubic unit cell। मतलब आपको बताना है कि आखिर ये क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होगा, FCC होगा, BCC होगा या फिर क्या होगा, PCC। हाँ भाई, तो इसमें तुम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, बताओ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में तुम्हें। जेड कैलकुलेट करना है। डेंसिटी तुम्हें दे रखी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम ही है, ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। पर जो एज लेंथ है वो पिकोमीटर में है, तुम्हें उसे मीटर के अंदर लाना पड़ेगा, वो तुम लोग कर लोगे।
और जो मोलर मास है वो किलोग्राम पर मोल में है, जबकि मोलर मास होना चाहिए किसके अंदर, ग्राम पर मोल के अंदर। मोलर मास जो है वो आपका, एक सेकेंड बच्चों, नहीं ठीक है, अगर आपका डेंसिटी के अंदर मास केजी दिया है तो यहाँ पे आप मोलर मास को भी केजी ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी का यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। अगर डेंसिटी में मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिया है तो मोलर मास भी आप किलोग्राम में ही रहने दीजिएगा, पर अगर डेंसिटी में कहीं ग्राम पर मोल के अंदर आ जाता तो आपको मोलर मास जो है उसे भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता। मोलर मास की वैल्यू दे रखी है 2.7 इंटू 10 की पावर -2 केजी पर मोल। 2.7 इंटू 10 की पावर -2 केजी पर मोल। फटाफट से करो और बताओ ये कौन सा यूनिट सेल है, मतलब जेड की वैल्यू क्या आ रही है। एज लेंथ रिपीट करना, सब कुछ रिपीट कर देता हूं। तुम क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग। एज लेंथ जो है वो दे रखी है तुम लोगों को 405 पिकोमीटर। कीर्ति का आंसर आ गया भाई। कीर्ति ने कैलकुलेट किया है z इक्वल टू 4, मतलब कि ये कौन सा हो गया, ये हो गया FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बड़ी जल्दी हो गया। चलो तो फिर एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, नायोबियम क्रिस्टलाइजेस, नायोबियम NB जिसका फॉर्मूला सिंबल है नायोबियम, NIOBIUM, नायोबियम crystallizes in BCC structure, नायोबियम crystallizes in BCC structure, BCC structure, full stop, full stop. If density is 8.55 gram per centimeter cube, 8.55 gram per centimeter cube, then calculate the atomic radius, then calculate the atomic radius of niobium, if its atomic mass is 93 units, if its atomic mass is 93 units। तो तुम्हें डेंसिटी पता है, तुम्हें पता है BCC है तो Z की वैल्यू पता है, एटॉमिक मास तुम लोग को दे दिया गया है, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू तुम्हें पता है। तो यहां से सबसे पहले तुम लोग निकालोगे एज लेंथ A, फिर इसके बाद तुमसे रेडियस पूछा है, तो BCC के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन आया था वो था A इक्वल टू 4R/√3। जब तुम्हारे पास में A आ जाए तो फिर इस फॉर्मूला से तुम लोग R भी कैलकुलेट कर लोगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहां से जो तुम्हारी एज लेंथ आएगी वो भी सेंटीमीटर में ही आएगी, ध्यान रखना इस चीज का।
जो डेंसिटी है उसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो जो एज लेंथ आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी। तो जो तुम रेडियस निकालोगे वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। चलो फटाफट से काम पे लग जाओ। पिछला क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो गया, ये वाला करो जल्दी से, क्लास खत्म होने से पहले। तो लीना का मेरे पास में कमेंट आया है, अम, गलत है लीना, गलत आया। एज लेंथ कितनी आई, एज लेंथ कितनी आई, एज लेंथ सेंटीमीटर्स में आनी चाहिए। 3.31 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एज लेंथ सेंटीमीटर्स में बच्चों आपकी आनी चाहिए 3.31 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एज लेंथ में आपका आंसर, एज लेंथ जो है सेंटीमीटर में आना चाहिए 3.31 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इस वैल्यू से जरा कैलकुलेट करो लीना, कितना आ रहा है रेडियस।
बच्चों करेक्ट आंसर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एज लेंथ है 3.31 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर और आपका जो रेडियस है वो आना चाहिए सेंटीमीटर्स में ही बता रहा हूं 1.43 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज लेंथ 3.31 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर और रेडियस आपका आना चाहिए 1.43 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। देखिएगा कहां पर आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही है और मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।